हेलो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं एम एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनका आज निधन हो गया। 28 सितंबर को निधन हो गया। वो 98 वर्ष के थे और उन्होंने अंतिम क्षण अपने चेन्नई में जो उनका घर है वहीं पे गुजारे। तो आज हम जानते हैं कैसे महान वैज्ञानिक के बारे में, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जरिए देश को भुखमरी से बाहर निकालने वाले नायक एम एस स्वामीनाथन ने आईपीएस में सेलेक्ट होने के बाद भी कृषि को चुना। बंगाल के अकाल ने बदल दिया था मेडिकल की पढ़ाई करने का मन। जानिए कैसे मैक्सिको से ले आए गेहूं की बौनी किस्मों का बीज और बदल दी देश की तस्वीर। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन नहीं रहे, लेकिन उनका नाम यहाँ के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब खाने की बात आती है तो रोटी की बात होती है, और रोटी की बात होती है तब गेहूँ सबसे बड़ा आगे खड़ा मिलता है। हरित क्रांति की शुरुआत गेहूँ की फसल से ही हुई थी। कृषि जगत की इस क्रांति से पहले भारत रोटी के लिए अमेरिका के गेहूँ का मोहताज था, लेकिन कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने अपनी सूझबूझ से भारत को इस संकट से न सिर्फ बाहर निकाला, बल्कि इसे हमें इस मामले में आत्मनिर्भर और निर्यातक बना दिया। गेहूं मांगने से लेकर बांटने तक की भारत की इस अन्य यात्रा के वो नायक हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम में 7 अगस्त 1925 को जन्मे स्वामीनाथन ने आज 28 सितंबर 2023 को अंतिम सांस ली। एक ऐसा शख्स जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता था, एडमिशन भी ले लिया, लेकिन 1943 के बंगाल अकाल, जिसमें लगभग 30 लाख लोग भूख से मर गए, ने उनका मन बदल दिया। वो खेती को आगे बढ़ाने के लिए कृषि की पढ़ाई करने लगे। आईपीएस की भी परीक्षा पास की, लेकिन कृषि की पढ़ाई को प्राथमिकता दी, क्योंकि उनके मन में भारत को खाद्यान्न संकट से निकालकर लोगों को अकाल और भुखमरी से बचाने का बड़ा लक्ष्य था। अपनी मेहनत की बदौलत कृषि क्षेत्र में उन्होंने वो कर दिखाया कि दुनिया देखती रह गई। भारत जहां अकाल आम बात थी, वहां पर हरित क्रांति के लागू होने के बाद से एक भी अकाल नहीं पड़ा। इस तरह बढ़ा गया गेहूं का उत्पादन। अब जैसा कि बंगाल में अकाल वो देख चुके थे, 1943 में हम बंगाल के अकाल को देख चुके थे, जिसमें 20-30 लाख लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन 2 दशक बीतने के बाद 1964 से 65 के आसपास भी देश में अन्न का संकट बरकरार था। मानसून कमज़ोर हो गया था और फिर अकाल की नौबत आने लगी। यह वह दौर था जब हम अमेरिका की PL 480 समझौते के तहत हासिल निम्न स्तर का लाल गेहूं खाने को मजबूर थे। इस बीच 1965 में पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया और अमेरिका भारत को धमकी दे रहा था कि अगर युद्ध नहीं रुका तो गेहूं भी नहीं मिलेगा। हम अमेरिका से गेहूं मांग रहे थे। इसका मतलब यह नहीं था कि 1964 से पहले भारत में गेहूं की खेती नहीं होती थी। गेहूं की खेती होती थी, लेकिन 1950 में उसका एरिया 97.5 लाख हेक्टेयर तक ही सीमित था। उत्पादन 64.6 लाख मीट्रिक टन होता था, जो हमारे खाने के लिए नाकाफ़ी था। सच तो यह है कि गेहूं की कई किस्म भारत में मौजूद थी, लेकिन इन किस्मों के तने काफ़ी लंबे थे, जो रेन फेड यानी इरिगेशन लेस या वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए थी। लेकिन जब बौनी किस्में आईं, तब संकट का यह दौर बदलने लगा। इन्हीं बौनी किस्मों को भारत के खेतों तक लाकर हरित क्रांति करने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। मैक्सिको से ले आए बौनी किस्मों के बीज। एम एस स्वामीनाथन है, जो बौनी किस्म वो मैक्सिको से लाए थे। कृषि मंत्रालय के दस्तावेज बताते हैं कि 1964 से पहले भारत में मौजूद अपनी गेहूं की किस्मों में पैदावार काफ़ी कम थी। साल 1950 में प्रति हेक्टेयर सिर्फ 163 किलो गेहूं पैदा होता था।
हमारी अपनी किस्मों के गेहूं के तने 115 से 130 सेंटीमीटर तक लंबा हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो गिर जाते थे। उन दोनों सिंथेटिक फर्टिलाइज़र यूरिया भी आ गया था। ऐसे में हमें गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए गेहूं की बौनी वैरायटी की ज़रूरत थी, जो सिंचाई और यूरिया को सह सके और गिरे नहीं। हमेशा याद रखे जाएंगे स्वामीनाथन, जब स्वामीनाथन को मिली सफलता। फिर इन तीनों संस्थान ने 1966 के आसपास इन बोनी किस्मों की मदद से कल्याण सोना नाम से अपनी नई बोनी किस्म विकसित की। दूसरी किस्म थी सोनालिका, यह शॉर्ट ड्यूरेशन की किस्में थी जिनकी लेट बुवाई भी की जा सकती थी। इन दोनों किस्मों की वजह से भारत के गेहूं उत्पादन में जंप आया, इसलिए इस घटना को हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसमें एम.एस. स्वामीनाथन का सबसे बड़ा योगदान है। स्वामीनाथन नॉर्मन बोरलॉग को भी दिल्ली के खेतों तक लेकर आए थे, जो दुनिया में हरित क्रांति के जनक थे। स्वामीनाथन ने कहाँ रोपे हरित क्रांति के बीज? जो मैक्सिको शिला से वो कहाँ पर रोपे? भारत में ने मैक्सिको के सीमिट से लरमा रोहो, सोनारा 64, सोनारा 64A और कुछ अन्य किस्मों के गेहूं के 18,000 टन बीज का इंपोर्ट किया। यह काम स्वामीनाथन के बिना असंभव था। उन्हीं की लीडरशिप से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना और पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कई स्थानों पर मैक्सिको से लाए इन बोने गेहूं की किस्मों का ट्रायल किया। ट्रायल दिल्ली के ज्योति गांव में भी हुआ था। टेस्ट में ये सब बोनी और प्रोडक्टिविटी भारतीय किस्मों से कहीं अच्छी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किसी बोनी किस्म के बीज मंगाने की कोशिश की। बोनी किस्म का यह सीड मैक्सिको के इंटरनेशनल मेज एंड बीट इम्प्रूवमेंट सेंटर यानी CIMMYT से भारत लाया गया। उन दिनों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग सीमिट में एग्रीकल्चर रिसर्चर थे। वहाँ वो मैक्सिकन ड्वार्फ अर्ध बोनी, उच्च उपज और रोग प्रतिरोधक धी गेहूं की किस्म विकसित करने में जुटे हुए थे। बोनी किस्मों के गेहूं का बीज भारत के खेतों तक पहुंचाने के काम को मैक्सिको से डॉक्टर बोरलॉग और भारत से डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन देख रहे थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। नई किस्मों का असर यह था कि गेहूं का उत्पादन 1965 में जो सिर्फ 12 मिलियन टन था, वो 1968 में बढ़कर 17 मिलियन टन तक हो गया। उस वक्त देश के कृषि मंत्री के पद पर सी सुब्रमण्यम आसीन थे। उसके बाद भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज हमारे पास गेहूं की करीब 500 किस्में हैं और हम 108 मिलियन टन गेहूं पैदा कर सकते हैं। आसान नहीं था हरित क्रांति का काम। हरित क्रांति और गेहूं की इस यात्रा की एक कड़ी अभी बाकी है, जिसके तार कोरिया और जापान से भी जुड़े हुए हैं। दरअसल लरमा रोहो, सोनारा 64 जैसी जो किस्में मैक्सिको में डेवलप हुई, उनमें बोने जीन के स्रोत के रूप में नॉरिन 10 किस्म का गेहूं काम आया, जिसका जर्मप्लाज्म कोरिया से जापान और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचा। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत नॉर्मन 10 के जीन को इंटरनेशनल मेज एंड बीट इम्प्रूवमेंट सेंटर मैक्सिको को दे दिया। नॉरिन 10 का उपयोग यहाँ नॉर्मन बोरलॉग और उनके सहयोगी द्वारा स्थानीय किस्मों के साथ बोनी किस्मों का उत्पादन करने के लिए किया गया था। नॉरिन 10 का तना केवल 16 से 100 सेंटीमीटर तक लंबा था। इसके दो जीन RH-T1 और RH-T2 के जरिए गेहूं की ऊंचाई कम हो गई। इससे विकसित नई किस्मों के बाद से दुनिया भर में वितरित किया गया। मतलब साफ है कि परोक्ष रूप से नॉरिन 10 ने भारत के गेहूं उत्पादन की मदद की। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा गेहूं उत्पादक है। भारत के असली अन्नदाता
हैं एम.एस. स्वामीनाथन। भारत कृषि अनुसंधान संस्थान में पढ़े लिखे स्वामीनाथन को असल मायने में भारत का अन्नदाता भी कहा जाता है। उनकी मदद से धान और दूसरी फसलों में भी कृषि क्रांति के बीज रोपे गए। उन्हें जैविक विज्ञान के लिए 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1969 में स्वामीनाथन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्होंने इतने बड़े देश को भुखमरी से बाहर निकालने में मदद की। सन 1971 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। उन्होंने दुनिया का पहला बर्ड फूड प्राइज हासिल किया था।